उसके हाथ साम्राज्यों को कुचल सकते हैं। उसका स्पर्श ही वह एकमात्र चीज है जो उसे कुचल सकती है। वेरेडिया शहर विराज शर्मा के सामने सिर झुकाता था। हालांकि कम ही लोग उसके प्रभुत्व की सीमा जानते थे। वह अधेरों का वास्तुकार था, एक अरबती जिसके पूरी तरह से सिले हुए सूट किसी भी बही खाते से गहरे घावों को छिपाते थे। विराज केवल 2 चीजों को महत्व देता था, नियंत्रण और चुप्पी। जब तक कि उसने उसे नहीं देखा। आरवी मेहता रंगीन कांच से छन कर आती हुई रोशनी थी, कोमल, अनावश्यक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदर। वह किसी कैटवॉक या गैलरी पोडियम पर नहीं खड़ी थी। वह एक छोटी, धूल भरी सार्वजनिक लाइब्रेरी में स्थानीय कला कार्यक्रम के लिए धन में कटौती को लेकर एक सरकारी अधिकारी से पूरी शिद्दत से बहस कर रही थी। उसके बाल एक साधारण रिबन से बंधे थे और उसका चेहरा महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि बच्चों के भित्ति चित्र, म्यूरल के भाग्य को लेकर वास्तविक, नेक गुस्से से लाल था। विराज ने अपनी बिना निशान वाली काली सेडान से उसे देखा। यह निर्णय में एक चूक थी, एक 5 मिनट का भटकाव जिसकी कीमत उसे लाखों में पड़ी और जिसने उसके सावधानी से व्यवस्थित जीवन की दिशा को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। वह उसे प्राप्त नहीं करना चाहता था, वह उस प्रकाश को भस्म कर देना चाहता था जिसे वह धारण करती थी और उसे उस दुनिया से बचाना चाहता था जिसमें वह खुद रहता था। अगले ही दिन उसने वह लाइब्रेरी खरीद ली। विराज ने पहली मुलाकात को एक ठंडी सटीकता के साथ व्यवस्थित किया। उसे अपने पेंटहाउस के विशाल, खाली विंग के लिए एक संग्रहाध्यक्ष, क्यूरेटर की आवश्यकता थी। एक ऐसी जगह जिसे उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। जिस अधिकारी ने आरवी के कला कार्यक्रम को संभाला था, उसने उसी की सिफारिश कर दी। वह समय पर पहुंची और एक मासूम पेशेवरपन बिखेर रही थी जिसने उसके ऊंची मंजिल वाले कार्यालय की हवा को झंझना दिया। मिस्टर शर्मा, उसने अपनी बात शुरू करते हुए एक छोटा, पेंटस्ना हाथ आगे बढ़ाया। मैं इस अवसर की सराहना करती हूँ, लेकिन मुझे स्पष्ट करना होगा, मैं सामुदायिक कला में विशेषज्ञ हूँ। मेरा काम निजी, अलग-थलग संग्रहों के लिए नहीं है। विराज ने उसका हाथ नहीं लिया। वह धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा। उसका ये कृत्य किसी शिकारी जैसा था। उसकी निगाहें इतनी तीव्र थीं कि वे एक शारीरिक वजन जैसा महसूस हो रही थीं। एकाकीपन, विराज की आवाज एक धीमी, मखमली गड़गड़ाहट थी जिसने शायद ही कभी भावना को धोखा दिया हो। ठीक वही है जिसकी मुझे आवश्यकता है, मिस मेहता। आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता होगी, लेकिन आप यही काम करेंगी जहां मैं आपकी प्रगति का निरीक्षण कर सकूं। निरीक्षण शब्द एक प्रबंधन निर्णय से कम और एक गंभीर शपथ से अधिक लग रहा था। उसने भारी घूंट लिया, लेकिन अपनी जमीन पर टिकी रही। उसका प्रतिरोध उसके जीवन में एक नया, नशीला स्वाद था। उसकी मासूमियत उसे एक साथ नाजुक और भयानक रूप से लचीली लगी। हफ्ते बीत गए, पेंटहाउस विंग तो खाली ही रहा, लेकिन उनके बीच की दूरी मिट गई थी। देर रातें भोर में बदल जाती थीं, और आरवी को पता चलता था कि वह स्केच बना रही है और विराज चुपचाप देख रहा है। अनकहा तनाव एक पतली सभ्यता की परत से नियंत्रित एक दावानल था। एक शाम वह एक भारी, पुरानी फ्रेम लगाने के लिए संघर्ष कर रही थी। विराज बिना किसी आवाज के उसके पीछे प्रकट हुआ। तुम खुद को थका दोगी, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें उसकी गर्दन के मोड़ पर महसूस हुई। इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, उसके बड़े, स्ट्रॉन्ग हाथ उसके हाथों पर कस गए, मोटी महोगनी को जकड़ लिया। उसका शरीर उसकी पीठ से सटा हुआ था, पूरी तरह से कठोर मांसपेशी और गर्मी उसे ठंडी दीवार के सहारे खसाए हुए। वह अपनी पीठ की हड्डी के विरुद्ध उसके दिल की स्थिर, धीमी धड़कन को महसूस कर सकती थी। एक खतरनाक नृत्य के लिए एक ढोल की थाप। मुझे करने दो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मोटी हो गई थी, जो उसकी नसों में दौड़ रहे अचानक बिजली के झटके को धोखा दे रही थी। हवा घनी थी, महंगे चंदन और खतरे के कच्चे एड्रेनलाइन की सुगंध से भरी हुई थी। मैं नहीं करूंगा, विराज ने जवाब दिया। अब उसकी आवाज और भी कर्कश थी।
उसके हाथ हिले, फ्रेम में मदद करने के लिए नहीं, बल्कि धीरे से, जानबूझकर, उसके शरीर को उसकी ओर मोड़ने के लिए। उसने उसे अपनी कमर से दीवार के सहारे फंसा लिया, तब तक झुकता गया जब तक कि उनके बीच की एकमात्र दूरी उसकी खुद की बेताब धड़कन नहीं रह गई। उसकी आंखें, जो आमतौर पर ठंडी रहती थीं, पिघला हुआ सोना थीं, जो उस भूख को दर्शाती थी जिसने उसे तब से परिभाषित किया था जब से उसने उसे पहली बार देखा था। तुम नियंत्रण के बारे में पहली बात भी नहीं समझती आरवी, उसने फुसफुसाया, उसका अंगूठा उसकी ठोड़ी की कोमल रेखा पर फेर रहा था। जिस क्षण मैं तुम्हें छूता हूँ, दुनिया में इस चीज के अलावा और कुछ मायने नहीं रखेगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी रुक पाऊंगा। उसने अपना सिर नीचे किया, उसके होठों तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा, बल्कि ठीक वहीं रुका जहां उनकी सांसें मिल रही थी। एक क्रूर, लुभाने वाला इंच का अंश। इच्छा एक भारी, दम घोंटने वाला वजन थी। उसकी निकटता की सरासर शक्ति उसके सावधानीपूर्वक बचाव को तोड़ने की धमकी दे रही थी। हर तंतु चिल्ला रहा था कि वह रेखा पार कर ले, चुनाव को दूर कर दे। चुंबन कभी नहीं हुआ। एक तेज, डिजिटल झंकार ने चुप्पी तोड़ दी। विराज का जबड़ा कस गया, और उसकी आंखों में सुनहरी आग तुरंत बुझ गई। उसकी जगह परिचित बर्फीली ठंडक ने ले ली। वह पीछे हट गया, उसका हाथ उसकी कमर पर एक पल के लिए टिका रहा, जो स्थगित किए गए वादे का एक मौन संकेत था। यही रुको, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज अपने सामान्य कमांडिंग लहजे में वापस आ गई थी। उसने एक सुरक्षित लाइन पर कॉल लिया, बालकनी पर कदम रखा। आरवी, चक्कर खाती हुई और कांपती हुई, अपनी सांस धीमी करने की कोशिश कर रही थी, घातक परिवर्तन को देख रही थी। अचानक एक चकाचौंध भरी लाल लेजर किरण ने बालकनी के मोटे शीशे को काट दिया, ठीक वहीं संगमरमर के फर्श पर टकराई जहां विराज कुछ पल पहले खड़ा था। हवा जली हुई पत्थर की गंध और सुरक्षा अलार्म की चीख से भर गई। विराज सहमा नहीं। उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला, अभ्यास की सहजता से एक साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली। वह किसी संग्राहक या क्यूरेटर जैसा नहीं लग रहा था, वह मृत्यु के देवदूत जैसा लग रहा था। उसने वापस आरवी की ओर देखा, जिसका चेहरा आतंक और उभरते हुए डर से पीला पड़ गया था। उन्हें तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। वह गुर्राया, शब्द खूनी प्रतिशोध का वादा थे। उसकी आंखें अभी भी बाहर के अंधेरे पर टिकी थीं। मैंने तुम्हें यहीं रुकने को कहा था आरवी, लेकिन अब तुम ठीक ठीक देखोगी कि मेरी दुनिया कैसी दिखती है। वह धुएं और छाया में गायब हो गया, आरवी को अकेला छोड़ गया, उस आदमी के बीच क्रॉसफायर में फंस गई जिससे वह डरती थी और जिस आदमी को वह बेतहाशा चाहती थी। जब उसकी दुनिया टूट गई तो वह उसे बचाने के लिए अपनी दुनिया को तोड़ने को तैयार हो गया। बालकनी के टूटे हुए दरवाजे से हवा की एक तेज लहर धुएं और जलते हुए तारकोल की गंध लेकर अंदर आई। आरवी को लगा जैसे उसने अपनी फेफड़ों में बर्फ खींच ली हो। वह एक पल के लिए पत्थर की तरह वहीं खड़ी रही, उसकी आंखें खुली की खुली थीं। जहां विराज अभी अभी गायब हुआ था, उस अंधेरी दरार पर टिकी थी। यह उसकी कला की दुनिया नहीं थी, यह युद्ध था। तभी उसे एहसास हुआ कि ये खेल नहीं था। हथियारों के फटने की हल्की, दबी हुई आवाज, साइलेंस्ड गन शॉट्स और संघर्ष की कठोर, धातुई ध्वनि गलियारे से आ रही थी। विराज के शरीर की गर्मी अभी भी उस हवा में थी जिसे उसने छेड़कर निकला था, लेकिन अब उसकी जगह खतरा ले चुका था। आरवी, जमीन पर लेटो। उसकी आवाज एक आदेश, एक कड़कड़ाती चेतावनी की तरह आई। वह बिना सोचे समझे अपनी कला के कागजों के ऊपर संगमरमर के ठंडे फर्श पर गिर गई। एक और गोली की आवाज आई जो पहले से ज्यादा नजदीक थी, और फिर एक भारी, अनियंत्रित धड़ाम। विराज वापस आया। वह नहीं चल रहा था, वह लंगड़ा रहा था। उसकी बाह पर गहरे, तेजी से खेलते अंधेरे दाग से खून रिस रहा था। मेरे पास समय नहीं है, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज में दर्द था, पर उससे भी ज्यादा वह नियंत्रण खोने का गुस्सा था।
उसने उसे जमीन से उठाया, उसका एक हाथ उसके कमर पर कसकर दबाया और उसे तेजी से कलाविंग के एक कोने की ओर खींच लिया। विराज, तुम्हारा हाथ, वह हाफते हुए बोली। चुप रहो, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं। शिकारी की आंखें, लेकिन इस बार वह शिकार भी था। उसने एक प्राचीन किताब के रैक को धक्का दिया। यह कोई रैक नहीं था। ये एक छिपा हुआ दरवाजा था जो एक संकीर्ण धातु के सर्विस शाफ्ट में खुलता था। वह उसे पहले अंदर धकेलकर फिर खुद मुश्किल से उसमें घुसा, दरवाजा बंद करके एक भारी सी ध्वनि के साथ उसे लॉक कर दिया। वे शाफ्ट के अंदर अंधेरे में खड़े थे, एक दूसरे से पूरी तरह से सटे हुए थे। विराज का भारी शरीर उसे दीवार के सहारे दबाए हुए था। उसकी छाती सांस लेने के लिए कांप रही थी। उस पर लगे खून की तीखी, लोहे जैसी गंध उसके महने इत्र की खुशबू को दबा रही थी। खतरे की निकटता ने उस कामुक तनाव को एक असहनीय चरम पर पहुंचा दिया था जिसे वे इतने हफ्तों से दबाए हुए थे। क्या तुम ठीक हो? आरवी ने मुश्किल से फुसफुसाया। अभी तक नहीं। विराज की सांस उसके कान के पास गर्म थी। अगर हम मरेंगे आरवी तो मैं तुम्हें पहले छूने का जोखिम उठाऊंगा। वे एक छिपे हुए अपार्टमेंट में पहुंचे, एक भूमिगत बंकर जो सादगी और क्रूर कार्यक्षमता का मिश्रण था। उसने उसे एक सोफे पर बिठाया और तुरंत उसकी बाह पर लगी पट्टी को फाड़ना शुरू कर दिया। आरवी ने पहली बार उसे इतना कमजोर देखा। वह अभी भी एक विलेन था, एक अपराधी, एक घातक व्यक्ति, लेकिन इस समय वह सिर्फ एक घायल आदमी था जिसकी नब्ज तेजी से चल रही थी। उसने गर्म पानी और एंटीसेप्टिक मांगा। जब उसने घाव को साफ करना शुरू किया तो विराज की पकड़ सोफे के किनारे पर कस गई। तुम इसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, आरवी ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, जो उसे भी हैरान कर रही थी। चोट गहरी है। उसके कोमल स्पर्श ने विराज की सारी ताकत छीन ली। दर्द और उस औरत की निकटता जो उसके भीतर की हर चीज को चुनौती दे रही थी, उसे ध्वस्त कर रही थी। उसकी उंगलियां उसकी नंगी बाह पर फिसल गईं, फिर धीरे से उसकी शर्ट के खुले कॉलर की ओर बढ़ गईं। विराज ने आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब पिघला हुआ सोना नहीं थीं, वे जल रही थीं। तुम क्यों नहीं डरती? उसने पूछा। उसकी आवाज अब आदेश नहीं, बल्कि एक कराह थी। मैं डरती हूँ, आरवी ने स्वीकार किया। उसकी उंगलियां जानबूझकर उसके गले की धड़कती हुई नस को छू गईं। लेकिन इस समय मैं तुम्हें खोने से ज्यादा डरती हूँ। यह एक गलती थी। विराज अब और कोई नियंत्रण नहीं रख सका। वह एक शिकार नहीं था, वह एक अंधेरी, शक्तिशाली लहर थी जो नियंत्रण के सारे बांध तोड़ रही थी। उसने उसे कसकर खींच लिया, उसके होठों पर तेजी से हमला किया, उसके सिर को अपने हाथों के बीच जकड़ लिया। यह कोमलता नहीं थी, यह हताशा थी। अंधेरे का प्रकाश पर अधिकार, एक आदमी का ये स्वीकार करना कि वह नियंत्रण खो चुका है, और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। उसने अपने मुंह से दर्द की एक दबी हुई आवाज निकाली, उसके घाव को एक बार फिर से खोल दिया, पर वह रुका नहीं। उसके कपड़े कठोर थे, उसके हाथ खुरदरे, और उसका चुंबन भूखा और मांगने वाला था। आरवी ने जवाब दिया, अपनी सारी मासूमियत और अपनी सारी दबी हुई इच्छा के साथ। उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दीं, अपने शरीर को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। वह विलेन, उसका विलेन, उसके ऊपर हावी था, और इस समय यह बिल्कुल सही महसूस हो रहा था। जब वे सांस लेने के लिए अलग हुए तो विराज ने अपने माथे को उसके माथे से सटा लिया। मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है आरवी, उसने हाफते हुए कहा। मेरी दुनिया तुम्हें भस्म कर देगी, तब मैं तुम्हारे साथ जलूंगी, उसने प्रतिज्ञा की, आंखें बंद करके। जैसे ही उनकी सांसें सामान्य हुई, विराज तुरंत अपने काम पर वापस आ गया। वह उठकर पास की मेज पर चला गया, जहां उपग्रह फोन और एनक्रिप्टेड लैपटॉप रखे थे। यह आसान नहीं था। वह खुद से बुदबुदाया, अपने घायल हाथ से एक कोड टाइप करते हुए। केवल एक व्यक्ति जानता था कि मैं इस जगह को कैसे सेट करता हूँ।
उसने आरवी की ओर देखा। उसकी आंखें फिर से शांत और घातक थीं। उसका नाम रणविजय सिंह है, मेरा पूर्व साथी, अब मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। उसने लैपटॉप को उसकी ओर घुमाया। स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर थी, विराज, बहुत छोटा, और एक दूसरा आदमी, रणविजय, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। तस्वीर के नीचे एक छोटा सा शीर्षक जिसे आरवी ने देखा, ऑर्फनेज के बच्चे। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती विराज का फोन बज उठा। उसने एक ही बार में उसे उठाया और कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर तनाव और गहरा हो गया। उन्होंने तुम्हें नहीं मारा विराज, दूसरी तरफ की आवाज ठंडी और मशीनी थी। उन्होंने तुम्हारा ध्यान भटकाया। वे लाइब्रेरी में हैं। उस बच्चों के भित्ति चित्र को देखने के लिए तैयार हो जाओ, जो खून से रंगा हुआ होगा। विराज का चेहरा पूरी तरह से बेरंग पड़ गया। वह अपनी बाह पर लगे खून से भी ज्यादा खराब था। आरवी की आंखों में आतंक लौट आया। यह रणविजय उसे नहीं मार रहा था, वह उसे उस चीज पर चोट पहुंचा रहा था जिसे वह प्यार करता था, आरवी की कला और उसका शहर। वे क्या चाहते हैं? आरवी फुसफुसाई। विराज ने अपनी साइलेंसर लगी पिस्तौल उठाई। वे चाहते हैं कि मैं बाहर आऊं, और मैं जाऊंगा। तुम यहाँ रुको। नहीं, आरवी सोफे से उठी। वह मेरी कला है, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं। वेरिडिया की रातें आमतौर पर ठंडी होती थीं, लेकिन विराज और आरवी के लिए हवा जल रही थी। विराज की काली एसयूवी लाइब्रेरी के पिछले दरवाजे के पास अंधेरे में सरसराती हुई रुकी। उसने इग्निशन बंद कर दिया और चुप्पी में केवल उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। विराज ने अपनी पिस्तौल की जांच की। उसकी आंखें शिकार की तलाश में थीं। उसकी चोट भूली जा चुकी थी। तुम यहाँ रुकोगी। अगर मैं 2 मिनट में वापस नहीं आता तो गाड़ी चलाकर दूर चली जाना, और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारी चोट। आरवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श स्थिर था, जो उस अराजकता के बीच एक लंगर जैसा था। तुम खून खो रहे हो। विराज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें, जो अक्सर सोने जैसी थीं, अब केवल संकल्प का स्टील थीं। उसने एक क्षण के लिए अपना ठंडा माथा आरवी के गर्म माथे से सटाया, जैसे एक अंतिम प्रतिज्ञा कर रहा हो। यह मेरे लिए आसान होता आरवी अगर तुम डर जाती, उसने धीमी, दबी हुई आवाज में कहा। लेकिन तुमने मुझे जीना सिखाया है। मैं वापस आऊंगा। उसने उसे एक बार तेजी से चूमा, एक संक्षिप्त, क्रूर चुंबन जो विदाई नहीं बल्कि एक युद्ध की घोषणा थी, और गाड़ी से बाहर निकल गया। आरवी को अपनी कार की सीट पर छोड़ दिया गया था, लेकिन वह जानती थी कि वह वहां नहीं रह सकती। वह उसकी दुनिया थी, लेकिन यह उसकी कला थी। उसने दस्ताने पहने, अपने बटुए से अपनी चाबियों का गुच्छा निकाला और एक भारी लोहे की रॉड पकड़ ली जो पिछली सीट के नीचे पड़ी थी। पीछे का दरवाजा खुला था, लेकिन कोई अलार्म नहीं था। रणविजय की चाल। अंदर लाइब्रेरी एक खंडहर थी, लेकिन अजीब तरह से शांत। मेजें पलटी हुई थीं, और किताबों के रैक टेढ़े हो चुके थे। आरवी ने मुख्य रीडिंग रूम की ओर कदम बढ़ाया। वहीं बच्चों का भित्ति चित्र था। वह वहीं रुक गई। एक तीखी, रासायनिक गंध हवा में थी। कलाकार के स्प्रे पेंट की गंध नहीं, बल्कि कुछ और, ज्यादा गहरा। दीवार पर, जहां एक सूरज हंस रहा था और बच्चे खेल रहे थे, वहां गहरे लाल रंग की स्याही के बड़े, अनाड़ी अक्षर लिखे थे। तुमने हमें धोखा दिया, भाई। उस भाई शब्द के नीचे किसी ने एक खून लाल एक्स बना दिया था, ठीक भित्ति चित्र के बीच में। नहीं। आरवी की सांस रुक गई। यह केवल बर्बरता नहीं थी, यह एक संदेश था, एक धमकी थी, जो उसके दिल को चीर रही थी। तभी अंधेरी किताबों की अलमारियों के पीछे से आवाज आई। वाह आरवी मेहता, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आज्ञाकारी नहीं होगी। रणविजय सिंह सामने आया। वह भी विराज जितना ही आकर्षक था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक बर्फीली, दुष्टता भरी चमक थी।
उसकी आंखें सीधे आरवी को घूर रही थीं और उनके बीच में एक छोटा रिमोट कंट्रोल चमक रहा था। विराज कहाँ है? आरवी ने आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। वह पास में ही कहीं घूम रहा होगा, मेरे आदमियों को संभाल रहा होगा। लेकिन ये शो उसके लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। रणविजय ने भित्ति चित्र की ओर इशारा किया। ये हमारी कहानी की शुरुआत थी और अब यह अंत की चेतावनी है। अचानक एक साइलेंसर लगी गोली हवा को चीरती हुई आई और रणविजय के पास की एक किताब की अलमारी से लकड़ी के टुकड़े उड़े। विराज, तुम हमेशा शो खराब कर देते हो विराज, रणविजय चिल्लाया और वह तेजी से पीछे हट गया, अपने कवर की ओर भागा। विराज एक काले परछाई की तरह गलियारे से बाहर निकला, उसकी पिस्तौल स्थिर थी। उसका घायल हाथ उसे धीमा कर रहा था, लेकिन उसका क्रोध उसे शक्ति दे रहा था। तुम्हें मेरी दुनिया में नहीं आना चाहिए था, विराज ने गुर्राया, उसकी आवाज में लोहे की कठोरता थी। रणविजय मुस्कुराया, लेकिन मैं तुम्हें वहीं चोट पहुंचा रहा हूं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, तुम्हारे पैसे पर नहीं, तुम्हारी प्यारी, छोटी, मासूम कला पर। या उसकी आंखें शरारत से चमकी। तुम्हारी प्यारी, छोटी, मासूम लड़की पर। रणविजय ने तेजी से अपनी जेब से एक और छोटा धातु का सिलेंडर निकाला और उसे हवा में आरवी की ओर फेंक दिया। विराज चिल्लाया, आरवी, पीछे हटो। लेकिन आरवी नहीं हट पाई। उसने आंखें बंद कर लीं। वह सिलेंडर उसके पैरों के पास फर्श पर टकराया और उससे जोर से रासायनिक धुआं निकलने लगा। यह आंसू गैस नहीं थी, यह एक शक्तिशाली, तेजी से काम करने वाली नींद की गैस थी। विराज ने अपनी पिस्तौल छोड़ दी और दौड़ा। वह जानता था कि उसके पास कुछ ही सेकंड है। वह जानता था कि इस गैस का मतलब क्या है। रणविजय चाहता था कि आरवी निर्विरोध गिर जाए, ताकि वह उसे एक मोहरा बना सके। अंधेरी प्रतिज्ञा, द डार्क वाव। विराज आरवी के पास पहुंचा। उसके फेफड़े पहले से ही जल रहे थे। वह खांस रहा था। उसके घाव से दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने आरवी को उठाया, उसे अपने शरीर से सटाकर कस लिया। तभी रणविजय ने अपनी पिस्तौल निकाली और विराज के कंधे पर निशाना साधा। तुम्हारे साथ अंत में कुछ अच्छा हुआ विराज, रणविजय ने चिल्लाया, और तुमने इसे एक कमजोरी में बदल दिया। अलविदा भाई। बूम। गोली की आवाज से पहले आरवी ने अपनी सारी बची हुई ताकत के साथ उस लोहे की रॉड को फेंक दिया जो उसने छिपा रखी थी। रॉड रणविजय की कलाई से टकराई। रणविजय की गोली चूक गई, अलमारी से जा टकराई, लेकिन उसके दर्द से पहले उसने दूसरा रिमोट दबा दिया। अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता, रणविजय चिल्लाया, भागते हुए, तो मैं तुम्हें फंसा दूंगा। एक भारी धातुई आवाज आई। लाइब्रेरी के मुख्य शटर, मोटे, इस्पात के शटर, बिजली से नीचे गिरने लगे। विराज, आरवी को कसकर पकड़े हुए, अपनी सारी ताकत झोंककर भाग गया। उसने खुद को शटर के नीचे धकेल दिया, आरवी को अपने घायल शरीर के ऊपर कसकर पकड़ लिया। अंतिम क्षण में वे बाहर निकल गए। शटर उनके जूते की एड़ी से 1 इंच दूर, संगमरमर के फर्श पर जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। वे अंधेरे में, धूल और खून से सने हुए, एक दूसरे पर लड़खड़ाते हुए खड़े थे। गैस से आरवी का शरीर शिथिल हो रहा था और वह बेहोश होने वाली थी। विराज ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा। उसकी शर्ट पर आरवी के शरीर का वजन और उसका अपना खून एक साथ मिल गया था। आरवी ने अपनी आंखें खोली, उसकी दृष्टि धुंधली थी। ऑर्फनेज के बच्चे, हम दोनों, विराज ने फुसफुसाया, जैसे एक गुप्त शपथ ले रहा हो। लेकिन अब तुम मेरी हो। विराज ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, अंधेरे में गायब हो गया। लाइब्रेरी की दीवार पर तुमने हमें धोखा दिया का संदेश पीछे छूट गया, जो अब उनके बीच एक अटूट, खूनी बंधन बन चुका था। आरवी को पहली बार में लगा कि वह किसी पुराने बंद पड़े ताबूत में जाग गई है। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और उसके सिर में गैस का भारीपन था। धीरे धीरे
उसने अपने आसपास की जगह को समझा। वे एक असुरक्षित वैन में थे, जिसकी मोटी खिड़कियां वेरिडिया की रात की रोशनी को एक पतली पीली धार में बदल रही थीं। उसका सिर एक मजबूत कंधे पर टिका था और एक गर्म खुरदरा हाथ उसे कसकर पकड़े हुए था। उसने ऊपर देखा। विराज का चेहरा पसीने और दर्द से भरा हुआ था। उसकी बाह पर आरवी द्वारा जल्दी से बांधी गई पट्टी पूरी तरह से खून में भीगी हुई थी। तुम जाग गई, विराज ने कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग एक कराह थी। तुम भाग सकती थी। तुमने क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें गोली लगने से बचाया, आरवी ने जवाब दिया, अपनी आवाज में कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते हुए। इसका मतलब है कि हम इसमें साथ हैं। अब बताओ। रणविजय, ऑर्फनेज, अब कोई झूठ नहीं। विराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे ही वैन एक अचानक मोड़ पर मुड़ी। झूठ नहीं। ठीक है। वैन की ऊबड़-खाबड़ गति के बीच विराज ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अतीत के सूखे पत्तों की तरह खड़खड़ाहट कर रही थी। हम दोनों वेरिडिया के सबसे क्रूर निर्मल छाया ऑर्फनेज में बड़े हुए थे। ये एक सुंदर नाम था, लेकिन वहां कोई निर्मलता या छाया नहीं थी, केवल अंधेरा और सजा थी। उसने बताया कि वह और रणविजय अलग अलग समय पर लाए गए थे, लेकिन एक ही नियम ने उन्हें बांध दिया था, कमजोर को खा जाओ या खा जाओगे। विराज वह था जो चीजों की गणना करता था, जो योजनाओं का मसौदा तैयार करता था। रणविजय वह था जो उन योजनाओं को बलपूर्वक लागू करता था। वे अनाथालय के बच्चे नहीं थे, वे वहां के अदृश्य राजा थे। हर बच्चे के पास एक सपना होता है। हमारा सपना था मुक्ति। हम इस शहर को, उन लोगों को कुचलना चाहते थे जिन्होंने हमें कुचला। विराज ने एक लंबी दर्द भरी सांस ली। विराज ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी किशोरावस्था में ऑर्फनेज से भागने के बाद छोटे-मोटे अपराधों से एक विशाल भूमिगत साम्राज्य बनाया। उनका हर कदम उस दर्द और गुस्से से प्रेरित था जो उन्हें निर्मल छाया में मिला था। जब साम्राज्य बड़ा हुआ, तो हमारे रास्ते अलग हो गए, विराज ने फुसफुसाया। रणविजय हमेशा विनाश चाहता था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया भुगते, लेकिन मैंने नियंत्रण चाहा। जब मैंने अपना नाम शर्मा रखा और बड़े लोगों की तरह सूट पहनना शुरू कर दिया, उसने सोचा कि मैंने उन लोगों को धोखा दिया जो अभी भी निर्मल छाया में फंसे हुए थे। जब मैंने अपने नियमों के साथ शहर चलाया, तो उसने इसे कमजोरी के रूप में देखा। और जब मैंने तुम्हें देखा आरवी, विराज ने अपना सिर आरवी की ओर झुकाया, उसकी आंखों में पछतावे की एक झलक थी। रणविजय को लगा कि तुम्हें जीतकर वह मुझे मेरे नियमों की पाखंड साबित करेगा। तुम उसकी नज़र में मेरा सबसे बड़ा धोखा हो। आरवी ने महसूस किया कि रणविजय ने भित्ति चित्र पर भाई शब्द क्यों लिखा था। ये उसके लिए नहीं था, यह विराज के लिए था। रणविजय को लगता था कि विराज ने अपनी जड़ें, अपना भाई और अपने दर्द को भुला दिया है। तभी वैन अचानक एक घने जंगल के किनारे एक खड़ी पहाड़ी पर रुक गई। बाहर एक कंक्रीट का द्वार खुला। विराज के चालक ने पिछली दरवाजा खोला। हम पहुंच गए सर। ये वही पुरानी जगह है जो केवल आपके और रणविजय के कोड के साथ ही खुली थी। विराज ने हांफते हुए आरवी को देखा। ये हमारा पहला सुरक्षित ठिकाना था, ऑर्फनेज से भागने के बाद। उसने सोचा था कि यहाँ आना मुझे हिला देगा। आरवी ने उसके घायल हाथ पर कसकर पकड़ बनाया। तुम यहाँ से उठने वाले नहीं हो। जब विराज उसे वैन से बाहर निकालने के लिए उठा, तो वह बुरी तरह लड़खड़ाया। आरवी ने अपनी सारी ताकत झोंककर उसे सहारा दिया। वे पहाड़ी की चोटी पर एक अंधेरे पत्थर के केबिन की ओर चले। ये सुंदर नहीं था, ये कठोर, मजबूत और पूरी तरह से अलग-थलग था। केबिन के अंदर विराज लगभग बेहोश होकर एक संकीर्ण बिस्तर पर गिर गया। आरवी ने उसका सूट खोलना शुरू कर दिया। उसका घायल शरीर अब किसी अरबती का नहीं, बल्कि निर्मल छाया के एक बेबस बच्चे का लग रहा था। जैसे ही आरवी ने सावधानी से पट्टी खोली, उसकी आंखें विराज के सीने पर पड़ी। उसके बाई पसलियों के ठीक ऊपर त्वचा में एक पुराना फीका दाग था,
एक छोटा जले हुए अक्षर का निशान, वी। आरवी ने धीरे से निशान को छुआ। तुमने इतना दर्द क्यों सहा विराज? विराज ने अपनी आंखें खोलीं, जो अब दर्द और बुखार के कारण धुंधली थीं। मैंने दर्द चुना आरवी, वह लड़खड़ाया। मैंने कमजोरी को छोड़कर अंधेरा चुना। लेकिन तुम अंधेरे में भी मेरे लिए प्रकाश हो। आरवी ने अपनी टी शर्ट फाड़ी और घाव को कसकर पट्टी बांधी। उसकी सांस तेज हो रही थी। उसने महसूस किया कि वह अब किसी विलेन के खेल में नहीं है। वह अपने प्यार को बचा रही थी, एक ऐसी कहानी में जिसका अंधेरा उसके अपने जीवन के प्रकाश से कहीं अधिक गहरा था। उसे पता था, इस गुप्त ठिकाने में उसके पास डॉक्टर नहीं था, पुलिस नहीं थी, केवल विराज था, जिसे उसका प्यार, उसकी देखभाल और उसकी वफादारी की जरूरत थी। और शहर के नीचे रणविजय अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। पहाड़ी केबिन के भीतर रात स्थिर और भीषण थी। विराज को तेज बुखार था और वह लगातार कराह रहा था। उसका घायल कंधा अब जहर के प्रभाव से लाल और सूजा हुआ था। अंधेरे में आरवी एक डॉक्टर या नर्स से ज्यादा एक योद्धा थी। उसने टूटी हुई बालकनी से कपड़े के चिथड़े फाड़े और उन्हें बाहर जंगल में एक छोटे से झरने के ठंडे पानी में भिगोकर लाई। वह लगातार विराज के माथे पर ठंडी पट्टियां रखती रही। मुझे जाने दो रणविजय, मुझे जाने दो, विराज ने कराहते हुए कहा। उसका हाथ, जिसमें अक्सर करोड़ों का सौदा होता था, हवा में बेबस होकर कांप रहा था। तुम यहाँ हो, आरवी ने फुसफुसाया, अपने होंठ उसके माथे पर रखते हुए। तुम अकेले नहीं हो। बुखार के उन्माद में विराज अचानक अपने दोनों हाथों से आरवी का चेहरा पकड़ लेता है। उसकी आंखें एक पल के लिए खुलती हैं और वह पूरी तरह से जाग जाता है। उन बच्चों को, उसने धीमी दबी हुई आवाज में कहा, मैं उन्हें निर्मल छाया से नहीं निकाल सका। ये मेरी असफलता है। रणविजय जानता है, यह उसका हथियार है। मेरा सारा साम्राज्य एक धोखा है। आरवी की आंखें भर आईं। उसने केवल एक क्रूर अरबती को देखा था, अब वह एक टूटे हुए अनाथ को देख रही थी। जैसे ही भोर होने लगी, आरवी ने पाया कि बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। उपग्रह फोन सिर्फ स्थिर शोर दे रहा था। किसी ने सिग्नल को जाम कर दिया था। वह हमें फंसा रहा है, आरवी खुद से बुदबुदाई। वह अपनी बेप्सी पर चीखना चाहती थी। उसकी दुनिया रंग और जीवन से भरी थी। विराज की दुनिया पत्थर, खून और चुप्पी से बनी थी। फिर भी उसने वह किया जो एक कलाकार करती है। उसने अपने आसपास के तत्वों का अध्ययन किया। केबिन एक मजबूत पत्थर की संरचना थी, जिसकी छोटी मजबूत खिड़कियां थीं। यह भागने के लिए नहीं, बल्कि अंतिम गढ़ के लिए बनाया गया था। तभी आरवी ने बाहर घास में एक धीमी सावधानी भरी हलचल सुनी। कोई नजदीक आ रहा था। वह डर से जम गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर खुद को हिलने पर मजबूर किया। बिस्तर के पास एक पुरानी तेल की लालटेन जल रही थी। उसकी कलात्मक आंख ने तुरंत समझा, तेल जलता है। उसने एक लंबी पतली छड़ी उठाई और चुपचाप खिड़की से झांका। वहां, पेड़ के पीछे, रणविजय का एक आदमी छिपा हुआ था, जो पहाड़ी पर चढ़ने का इंतजार कर रहा था। रणविजय ने खेलना बंद कर दिया था। घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। पहला हमला अप्रत्याशित रूप से जल्दी हुआ। एक भारी जूते ने केबिन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। विराज उठ नहीं सका। उसकी आंखें अंधेरी और धुंधली थीं। उसके होंठ प्यास से फटे हुए थे। आरवी, वह मुश्किल से फुसफुसाया। बिस्तर के नीचे एक फर्श की तख्ती। आरवी ने बिना सोचे समझे काम किया। वह बिस्तर के नीचे फिसल गई और अपनी सारी ताकत लगाकर एक ढीली तख्ती हटाई। वहां एक जंग लगा हुआ डबल बैरल शॉटगन और बारूद का एक छोटा बक्सा था। जैसे ही दरवाजा तेजी से टूटा, 2 लोग अंदर घुस गए। उन्होंने बंदूक उठाई, लेकिन आरवी की अपनी योजना थी। बंदूक एक शोरगुल वाला हथियार था, उसे चुपचाप लड़ना था। जब हमलावर अंदर घुसे, तो आरवी ने जल्दी से लालटेन पकड़ी, उसके तेल को दरवाजे के फ्रेम पर तेजी से फेंक दिया।
और फिर जली हुई बत्ती को फेंक दिया। बूम! नहीं, गोली की आवाज नहीं, यह आग की तेज आवाज थी। दरवाजे के पास की सूखी लकड़ी और तेल तुरंत भड़क उठे, जिससे एक अग्नि बाधा पैदा हो गई। दोनों आदमी पीछे हटे, जलते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए। आरवी को पहली बार एहसास हुआ कि वह विलेन की दुनिया में एक हत्यारा बन सकती है, लेकिन वह अपने प्यार को बचा रही थी, और उस पल उसे कोई अफसोस नहीं था। आग ने केबिन को तेजी से घेर लिया। ये एक सफलता थी, लेकिन एक आत्मघाती सफलता। आरवी वापस विराज के पास दौड़ी। उसने जल्दी से शॉटगन उठाई और विराज के सीने पर लगी वी के निशान को देखा, फिर बिस्तर के नीचे के छेद में झांका। यह जगह गहरी थी। विराज ने कराहते हुए इशारा किया, नीचे जाओ। सुरंग। आरवी ने शॉटगन की भारी बट से लकड़ी के बिस्तर को तोड़ दिया। उसने विराज को अपनी पीठ पर लादा। उसकी शक्तिशाली भुजाएं आरवी के गले में लटकी हुई थीं। उसका वजन असहनीय था, लेकिन उसने उसे उठाया। बाहर रणविजय की ठंडी आवाज गूंजी, उसे जिंदा चाहिए। केबिन को जला दो, लेकिन दरवाजा बंद रखो। आरवी ने विराज को छेद में धकेलना शुरू कर दिया, फिर वह भी उस सुरंग में घुस गई। जैसे ही वे अंधेरे मिट्टी से भरे शाफ्ट में फिसले, केबिन की आग की लपटें उनकी पीठ को झुलसाने लगीं। रणविजय ने उन्हें जलते हुए केबिन में फंसाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह भूल गया था कि विराज और आरवी दोनों निर्मल छाया के बच्चे थे। वे आग में पलायन करना और अंधेरे में जीना जानते थे। सुरंग के अंदर विराज की आंखें खुली थीं। वह बेहोश नहीं था, वह बस कमजोर था। तुम मेरी कला हो आरवी, उसने हांफते हुए कहा, एक अंतिम गंभीर प्रतिज्ञा। सुरंग से एक पतली रोशनी की किरण आ रही थी, लेकिन उसके बाहर क्या था, यह अज्ञात था। सुरंग के भीतर अंधेरा ऐसा था जैसे कोई आंखें मूंद ले और कभी न खोले। हवा बासी, गीली और धूल भरी थी, लेकिन यह जलते हुए केबिन की आग से मुक्ति थी। आरवी ने हिम्मत करके विराज को खींचना जारी रखा। उसका घायल शरीर, जो कभी शक्ति का प्रतीक था, अब एक बोझ था जो उसके कमजोर हो रहे हाथों में लटक रहा था। विराज, तुम्हें जागना होगा। हमें पता लगाना होगा कि ये कहा जाता है। आरवी हाफ रही थी। उसकी आवाज अब अंधेरे में टूट रही थी। विराज ने कराहते हुए प्रतिक्रिया दी, निर्मल छाया के नीचे का रास्ता, अंधेरा, रणविजय का घर। सुरंग का अंत अचानक एक ठोस मिट्टी से भरे कमरे में खुल गया। वे एक भूल चुके हुए बंकर में थे, जो कभी वेरिडिया शहर के सबसे पुराने भूमिगत नेटवर्क का हिस्सा रहा होगा। ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह बू आ रही थी जिसे सालों तक अनदेखा किया गया हो। सीमेंट, जिंक लगे पाइप और दर्द की हल्की धातुई गंध। आरवी ने विराज को एक टूटे हुए कंक्रीट ब्लॉक के सहारे लिटाया। उसकी बाह पर लगा घाव अब और भी भयानक लग रहा था। जहर उसके खून में फैल रहा था। पानी, विराज ने लगभग न सुनी जाने वाली आवाज में कहा। आरवी को वहां एक पुरानी गंदी लेकिन भरी हुई पानी की बोतल मिली, जिसके पास जिंक लगी हुई फर्स्ट एड किट रखी थी। रणविजय को पता था कि विराज इसे कहाँ छुपाएगा। ये उनके अतीत का मजाक था। आरवी ने पानी से जहर को धोने की कोशिश की, अपने हाथों को कंपी से स्थिर रखा। उसने अपनी टी शर्ट के बचे हुए टुकड़े को और कसकर बांधा। इस शांत ठंडे बंकर में आरवी ने पहली बार विराज को पूरी तरह से टूटते हुए देखा। विराज अचानक जोर से खांसने लगा, और जब उसका बुखार थोड़ी देर के लिए टूटा तो उसने आरवी का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह मेरे बारे में नहीं है आरवी, उसने स्पष्ट लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा। रणविजय, वह मेरे साम्राज्य को कुचल नहीं रहा, वह मुझे बच्चों के सामने कमजोर साबित कर रहा है। उसने बताया कि निर्मल छाया से भागने के बाद उन्होंने एक अदृश्य नेटवर्क बनाया था जिसे द चिल्ड्रन ऑफ निर्मल छाया कहा जाता था। ये एक वफादार भूमिगत सेना थी जो हर जगह मौजूद थी, और जिसने उसे अरबती विराज शर्मा बनने में मदद की थी। मेरा सूट, मेरा नियंत्रण, ये सब एक दिखावा था।
मैंने उन्हें धोखा दिया। मैंने शहर को नियंत्रित करके खुद को सबसे ऊपर रखा। रणविजय, वह अब उन्हें दिखा रहा है कि राजा कमजोर है। उसका लक्ष्य मुझे नहीं मारना है। उसका लक्ष्य है मेरा नियंत्रण तोड़ना और मेरे लोगों को अपने साथ ले जाना। विराज ने आरवी की ओर देखा। उसकी आंखें दुख और सच्चाई से भरी थीं। मैंने हमेशा डर को नियंत्रित किया आरवी। तुम्हें छूने से डरता था, अपने अतीत से डरता था। इस क्षण मैं सब कुछ छोड़ता हूँ। मेरा नियंत्रण, मेरा पैसा, सब रणविजय को लेने दो। मैं तुम्हें चुनता हूँ। तुम्हें बचाने के लिए मैं अंधेरे में गिर जाऊंगा और तुम मेरी कला हो, तुम मुझे बचाओगी। आरवी की आंखें नम हो गई। ये पहला सच्चा त्याग था जो उसने कभी देखा था। आरवी उठी और बंकर की दीवारों के पास टटोलने लगी। उसे एक पुरानी टूटी हुई रेडियो ट्रांसमीटर मिली। विराज ने कमजोर आवाज में निर्देश दिया, दाया डायल 3.84 पर सेट करो। ये ज़ारा का पुराना फ्रीक्वेंसी है। ज़ारा, वह नाम विराज ने कभी नहीं लिया था। उसकी एकमात्र भरोसेमंद लेकिन रहस्यमय सहायक। आरवी ने बटन दबाया। कुछ सेकंड की स्थिरता के बाद एक कुरकुरी तेज आवाज आई, कोड 721। मैं सुन रही हूं। विराज ने अपनी सारी ताकत जुटाकर बात की। ज़ारा, यह वी केबिन जल गया। रणविजय, वह हमारे पीछे है। मैंने तुम्हें आजाद किया। तुम अब मेरी नहीं हो। ज़ारा की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें हल्की दरार थी। नहीं सर, मैं हमेशा आपकी हूं। विराज मुस्कुराया, एक थकी हुई मुस्कान। ठीक है, सुनो, मेरी निजी संपत्ति को जला दो। सारे कागजात, मेरे सारे बैंक खाते, उन्हें रणविजय के किसी फर्जी खाते में डाल दो। वह उसे ढूंढ नहीं पाएगा। वह मुझ पर हमला करने के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अंतिम सांस ली। एक चीज बचाओ। लाइब्रेरी के भित्ति चित्र की रक्षा करो ज़ारा, और आरवी को सुरक्षित ले जाओ। आरवी ने उसके मुंह से ट्रांसमीटर ले लिया। ज़ारा, मैं आरवी हूं। हमें तुरंत मदद चाहिए। हम कहाँ हैं? मुझे पता है आप कहाँ हैं, मिस मेहता। ज़ारा की आवाज वापस आ गई, अब तेजी से। यह अंडरवर्ल्ड। मैं आपको वहां से बाहर निकाल रही हूं। लेकिन अब रणविजय आपका पीछा कर रहा है। वह जानता है कि आप ही मिस्टर शर्मा की कमजोरी हैं। आरवी ने विराज को सहारा दिया। चलो विराज, ज़ारा हमारा इंतजार कर रही है। हम वहां से निकल रहे हैं। जैसे ही वे बंकर के निकास द्वार की ओर बढ़े, एक पतली क्षीण रोशनी दिखी जो वेरिडिया शहर की रात से आ रही थी। तभी सुरंग के भीतर से, जहां से वे आए थे, एक जोरदार गूंजती हुई आवाज आई। नियंत्रण की कीमत भाई, तुमने इसे उस औरत के लिए छोड़ दिया। रणविजय, वह उनका पीछा कर रहा था और अब वह बंकर के भीतर आ रहा था। उसके हाथों में फ्लैशलाइट की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। आरवी ने शॉटगन उठाई। उसने विराज को एक आखिरी धक्का दिया ताकि वह पहले बाहर निकल जाए। वह अंधेरी सुरंग के मुहाने पर खड़ी थी, प्रकाश की ओर भागी हुई। रणविजय के आने से पहले उसके पास बस कुछ सेकंड थे। वह जानती थी कि वह अब केवल एक क्यूरेटर नहीं रही, वह एक विलेन की प्रेमिका थी, और उसे उस अंधेरे का बचाव करने के लिए तैयार रहना होगा। आरवी ने अपनी आंखें बंद कर ली, शॉटगन को कसकर पकड़ा। रणविजय की फ्लैशलाइट की तेज रोशनी और उसकी आवाज की कठोर गूंज अंधेरे बंकर में गूंज उठी। आ जाओ आरवी, तुम अपने राजकुमार को कहाँ छिपाओगी? आरवी को पता था कि गोली चलाना केवल रणविजय को सतर्क करेगा। उसने रिवाज किया। विराज ने उसे भागने के लिए कहा था, न कि मरने के लिए। उसने बंदूक नीचे गिरा दी, विराज को अपनी बाहों में कस लिया और निकास की ओर पूरी ताकत से खींचा। वे एक टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकले और तुरंत खुद को वेरिडिया के पुराने छोड़े हुए मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पाया। यहाँ चुप्पी थी। कोई ट्रेन नहीं, कोई लोग नहीं।
बस जिंग लगा लोहा और अनंत अंधेरा। आरवी, एक फुसफुसाहट वाली आवाज आई। ज़ारा। वह अपनी टीम के साथ अंधेरे से बाहर निकली, उसका चेहरा चिंता में शांत था। देर मत करो। रणविजय ने पूरे ऊपरी शहर को लॉक कर दिया है। हमें अंडरवर्ल्ड के माध्यम से जाना होगा। ज़ारा ने एक भारी धातुई दरवाजे की ओर इशारा किया जो सीधे रेल की पटरियों के नीचे जाता था। सीवर और यूटिलिटी टनल का एक गुप्त नेटवर्क। उन्होंने विराज को एक स्ट्रेचर पर रखा और तेजी से उस दरवाजे में फिसल गए। यह केवल भागना नहीं था, यह शहर के गहरे दिल में उतरना था। मजबूरी का आलिंगन, द एम्ब्रेस ऑफ डेस्परेशन। सुरंगों का नेटवर्क एक असहनीय गर्मी और तीखी गंध से भरा था। विराज की सांसें उथली थीं और उसकी देह की गर्मी आरवी के हाथों में खतरनाक रूप से तेज थी। ज़ारा ने एक संकीर्ण मिट्टी से भरी हुई जगह में उन्हें रोका। मिस मेहता, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है। जहर तेजी से फैल रहा है। हमें घाव को सीधा दागना, कॉटराइज होगा, नहीं तो। आरवी का दिल जोर से धड़का। विराज बेहोश हो रहा था, उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें खिंच गई थीं। आरवी ने फर्स्ट एड किट से एक छोटी ब्लीच की बोतल और एक पुराना सर्जिकल चिमटा निकाला। ज़ारा ने पोर्टेबल बर्नर से चिमटे को गर्म किया, जिससे अंधेरी सुरंग में एक भयानक लाल चमक फैल गई। आरवी ने अपने हाथ में गर्म चिमटा लिया। यह इतना गर्म था कि वह चिमटा पकड़ भी नहीं पा रही थी, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। विराज, उसने फुसफुसाया, उसके गाल पर अपना ठंडा गाल रखा। मैं तुम्हें इस अंधेरे से वापस खींच लाऊंगी। जैसे ही गर्म लोहा उसके मांस को छूने वाला था, विराज अचानक अंधेरे में जाग गया। दर्द के एक भयानक अमानवीय चीख के साथ उसकी आंखें खुली थीं। अंधेरे में जलती हुई आंखें। उसने अपने दूसरे ठीक हाथ से आरवी के चेहरे को कसकर पकड़ लिया, उसके होठों पर हमला किया। यह अंतिम चुंबन नहीं था, यह एक भीषण चीख थी, एक असहनीय पीड़ा को सहन करने के लिए एक अंधेरी आत्मा की अंतिम मांग। आरवी ने जवाब दिया। उसने अपने हाथ में चिमटा स्थिर रखा। वह जानती थी कि उसे दर्द देना होगा। उसके होठों पर उसका चुंबन एक प्रतिज्ञा थी, उसके शरीर पर दबाव स्वीकृति थी। और फिर सीज, अंधेरी प्रतिज्ञा, द डार्क वाव। एक भयानक जलने की गंध और विराज के शरीर की एक अंतिम कठोर ऐंठन के साथ आरवी ने अपना काम पूरा कर लिया। वह पीछे हट गई, उसके होंठ जल रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे। विराज शिथिल हो गया और आरवी अपने प्यार के उस क्षण के क्रूर असहनीय चरम को महसूस कर रही थी। ज़ारा ने तेजी से काम किया, घाव पर एक मोटी चिपचिपी क्रीम लगाई। यह एक आदमी को तोड़ देगा मिस मेहता, आप मजबूत हैं। आरवी ने अपनी जैकेट खोली। उसकी अपनी सांसें गर्म गीली थीं। उसने विराज को अपनी बाहों में कस लिया, उसे अपने शरीर की गर्मी दी। उसकी उंगलियां उसके सीने की वी वाली निशान पर टिकी हुई थीं। मेरा साम्राज्य जल सकता है आरवी, विराज ने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज अब जहर से मुक्त थी, पर दर्द से थकी हुई थी। मेरा नियंत्रण चला गया है, लेकिन मेरे पास तुम हो। मेरे पास अब कुछ नहीं है सिवाय इस इच्छा के। रणविजय यह नहीं समझता। आरवी ने उसके कान में फुसफुसाया, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम नियंत्रित करते हो विराज। तुमने मुझे इस अंधेरे को चुनने के लिए नियंत्रित किया, और मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। उसने अपना शरीर उसके विरुद्ध दबाया। अंधेरी बदबूदार सुरंग में एक पल के लिए जहां सब कुछ चला गया था, उनके बीच केवल सांसें थीं। उनका प्यार अब कला या वादे नहीं था। यह अंधेरी सुरंग में उनका एकमात्र आश्रय था, जीवन और मृत्यु के बीच की एक कच्ची जलती हुई सच्चाई। सतह के लिए एक निकास, एन एग्जिट टू द सर्फेस। अगले घंटे उन्होंने सुरंगों के माध्यम से यात्रा की। ज़ारा के आदमियों ने सावधानी से विराज को स्ट्रेचर पर ले जाया। सुरंगों में चलते हुए आरवी को अपने आसपास के शहर की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अंधेरे के नीचे छिपी हुई लाखों लोगों की दुनिया। ज़ारा ने एक सादे धातु के दरवाजे के पास उन्हें रोका। यह वेरिडिया के पुराने कम्युनिटी सेंटर के नीचे है मिस मेहता, जहां आपकी पहली भित्ति चित्र बनाई गई थी। आरवी ने दरवाजे की ओर देखा।
उसकी कला ने उसे विराज की दुनिया में खींचा था और अब उसकी कला उसे वापस सतह पर ले जा रही थी। रणविजय का अगला कदम क्या होगा? आरवी ने पूछा। उसकी आवाज अब एक कठोर विलेन की प्रेमिका की थी। ज़ारा ने उसे एक छोटा एन्क्रिप्टेड फोन दिया। आपकी लाइब्रेरी के सारे कागजात जल गए हैं, लेकिन भित्ति चित्र को हमने निकाल लिया है और एक सुरक्षित स्थान पर रखा है। रणविजय आपका इंतजार कर रहा है मिस मेहता। वह सोचता है कि आपने उसे अकेला कर दिया है। विराज ने कराहते हुए आरवी का हाथ दबाया। नहीं आरवी, मैं उसके पास जाऊंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे नियमों से खेलूंगा। दरवाजा खुला। ऊपर हवा ठंडी और ताज़ी थी। वे अब वेरिडिया शहर के एक नए अज्ञात हिस्से में थे, जहां विराज का पुराना जीवन अब कोई मायने नहीं रखता था। यह युद्ध अभी शुरू हुआ था, जारी रहेगा। विराज अब नियंत्रण खो चुका है और कमजोर है। क्या आरवी अपनी कला के ज्ञान का उपयोग करके रणविजय पर हमला कर पाएगी? अगले एपिसोड में पता लगाएं। कला का हथियार। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई।